नमस्कार, ताल ठोक के आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और ताल ठोक के आज का मुद्दा है कि बजट को चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों बना दिया गया। 1 फरवरी के बजट को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया था, लेकिन बजट की तारीख पहले करने के फैसले को विपक्षी दल राजनीतिक फैसला बता रहे हैं। आज बजट पर सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार से कहा कि बजट की कोई घोषणा ऐसी ना हो जिससे 5 चुनावी राज्यों के वोटर्स पर असर पड़े। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बजट सत्र पर भी असर पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस ना आज की सर्वदलीय बैठक में आई और ना 1 फरवरी को संसद में मौजूद रहेगी। सवाल है कि क्या बजट को लेकर ब्लैकमेलिंग की राजनीति हो रही है। सवाल यह भी है कि क्या इस बार का बजट विकास का नहीं बल्कि वोटों का बजट होगा। पिछले हफ्ते यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम को चिट्ठी लिखकर दलील दी कि 1 फरवरी के बजट से यूपी का हक मारा जाएगा। सवाल यह है कि क्या बजट पर चित बिमेरी और पट बिमेरी की पॉलिटिक्स शुरू हो गई, क्योंकि इस चिट्ठी से तो यह लगता है कि लोक लुभावन घोषणाएं होंगी तो राजनीति होगी, और अगर नहीं होंगी तो भी राजनीति होगी। इन 5 चुनाव वाले राज्यों में देश की कुल विधानसभाओं की लगभग 17% सीटों पर चुनाव हो रहा है, जबकि देश के कुल मतदाताओं के लगभग 13.25% वोटर्स अपना वोट डालें। तो सवाल यह भी बनता है कि सिर्फ 5 राज्यों की वजह से भला पूरे देश के बजट पर असर क्यों पड़ना चाहिए। ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। ये सार्वदेशिक बजट है, देश का बजट है और देश के हित में ये बजट होगा। और इस बजट के बारे में अभी उच्चतम न्यायालय भी अपना आदेश दे चुका है और चुनाव आयोग भी अपना राय बता चुकी है। इसलिए मुझे लगता है हर बार जैसे बजट पेश होती है, इस बार भी बजट पेश होगा। सरकार ने बजट उनको प्रीपोन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे इलेक्शन जो गोइंग स्टेट्स हैं उनमें असर पड़ सकता है। हमने अब सरकार को कहा कि ऐसा कोई भी बजट में वो चीज न लाएं जिसको सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ हो जाए। 8-9 दिन का हाउस में चर्चा है, उस पर इसका असर पड़ेगा। अपोजिशन पार्टीज ने जो अपना इशू है कि साहब आपने जो बजट ये जो प्रीपोन्ड किया है, इसके पीछे क्या सोच है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। एक ट्रेडिशन इतने सालों से चली आ रही है, उसको रखते तो नहीं तो फाइनेंशियल ईयर रखा इन्होंने और नए ही कैलेंडर ईयर रखा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह मांग की थी कि बजट को चुनाव बाद पेश किया जाए। दरअसल अखिलेश यादव ने अपनी चिट्ठी में यह दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि चुनाव आचार संहिता से प्रभावित 5 राज्यों के लिए कोई विशेष ऐलान न किया जाए। उत्तर प्रदेश ने चिट्ठी लिखी है बादशाह को कि बजट नहीं पेश होना चाहिए, मगर ये राजनीतिक बेईमानी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि बजट को अलग से ट्रीट किया जाए, क्योंकि टैक्सेशन की चीज़ें हैं, टैक्सेशन की प्रपोजल्स हैं। तो बजट को जो समय पहले से सोचा गया था 1 फरवरी, वही रखना एक सही चीज़ है, क्योंकि टैक्सेशन प्रपोजल्स आती हैं तो समय लगता है उनको इम्प्लीमेंट करने में। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, बजट पर चुनावी ब्लैकमेलिंग क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, क्या सभी राजनीतिक दलों की बजट पर निगाहें हैं लेकिन वोटों पर निशाना है। तीसरा सवाल, देश के लिए बजट जरूरी या वोट की पॉलिटिक्स। चौथा सवाल, 5 राज्यों में चुनाव का असर पूरे देश पर क्यों पड़े। और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, ये नोट का बजट होगा या वोट का बजट। तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, बजट की बारीकियां भी आपको समझाने के लिए हमारे साथ रहेंगे। बजट के दिन पूरे
स्वागत है विजय सरदाना आपका आज है स्टूडियो में। इसके पहले नोटबंदी के दौरान लगातार आपके साथ रहे हमारे दर्शकों की मुश्किलें आसान करने के लिए विजय जी। प्रेम शुक्ला हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हैं। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से हैं और डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी से हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो शुक्ला जी आप ही बता दीजिए, नोट का बजट है कि वोट का बजट है? निश्चित रूप से बजट आर्थिक होना चाहिए और देश की आर्थिक खुशहाली को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, तो इस आधार पर तो नोट का बजट होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने जो है इसको अनावश्यक वोट से जोड़कर इलेक्शन कमीशन जिसकी अनुमति देता है, अब इलेक्शन कमीशन से ऊपर उठकर यदि राजनीतिक दल जो हैं ये सत्ताधारी दल को ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो ये उनकी जो है साफ तौर पर राजनीतिक भूल है और इस राजनीतिक भूल से उनको बचना चाहिए। इस तरह की हरकतें करके आप जो है इस देश में गलत परंपरा डाल रहे हैं कि आप केंद्रीय बजट में कभी भी राज्य के चुनाव होंगे। हमारे देश में हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं और जब आप इसे असेंबली जो आदरणीय मोदी जी तो बारंबार इसीलिए कह रहे हैं, अपील करें कि आप जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे कराए जाने पर विचार कीजिए, तो उस पर तो लगातार विरोध है इनका तमाम विपक्षी दलों का, कांग्रेस समेत। लेकिन यदि जो है बजट आता है और बजट में फिस्कल जो तमाम तरह की चीजें हैं, हम जो है वित्तीय अनियमितताओं को दूर कर एक नियमन करना चाहते हैं, तो उस नियमन के पर जो है अनावश्यक पहले आपत्ति की गई, इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की गई। इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट के बावजूद ये माना कि नहीं बजट पेश होना चाहिए, तो अब ऑल पार्टी मीटिंग में भी वही इश्यू उठाया गया। तो ये जो हट है विपक्ष का अनावश्यक, अब इसका ये कहना क्या चाहता है कि पांचों राज्य के जो लोग हैं उनकी चिंता जो है वो केंद्र सरकार ने करनी ही नहीं चाहिए, उनके लिए किसी तरह का प्रावधान किया ही नहीं जाना चाहिए, किसी तरह की लोकोपयोगी चीजों की घोषणा होनी ही नहीं चाहिए। ये जो हट। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गए। नावेद सिद्दीकी, आपको क्यों लगता है कि सरकार जो बजट लाएगी या तो उसमें यूपी के लिए कुछ नहीं होगा और अगर होगा तो वोट उधर चला जाएगा? रोहित भाई देखिए, ऐसा है कि आपने एक चीज सुनी होगी कि पहले तो ये चलन नहीं था खैर, लेकिन अब ये एक चलन शुरू हो गया कि अगर आप किसी के जन्मदिन में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, पार्टीज में बच्चे वगैरह अगर जाते हैं तो वहाँ रिटर्न गिफ्ट मिलती है। तो रिटर्न गिफ्ट लेके वो लोग आते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये वही चीज़ है, बस कोशिश ये की है कि अब चुनाव हो रहे हैं तो रिटर्न जो है गिफ्ट जो है वो ज़रा पहले देने की कोशिश कर दी है। जन्मदिन में बाद में जाइए, पार्टी बाद मनाइएगा, लेकिन रिटर्न गिफ्ट आप पहले ले लीजिए ताकि खुशी आपके चेहरे पे एक पहले से बरकरार रहे। कहीं ना कहीं ये मुद्दा हमें नज़र आता है इसमें, जितनी हमारी सोच है, जितनी हमारी समझ है, ज़्यादा जितने अभी दीगर शख्सियत लोग बैठे हैं आपके चैनल पर, ये तो सब बहुत काबिल हैं, बहुत ज़हीन हैं और बजट के बारे में भी जानते हैं, राजनीतिक जितने भी सब लोग बैठे हैं सब समझते हैं। लेकिन मेरी ये सोच है, ये वह मैंने आपके जाहिर की, कहीं ना कहीं मुतासिर कर, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमारे इलेक्शंस को उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इसीलिए ये गुजारिश की गई थी, इसीलिए ये बात कही गई थी हर दल से कि ये बजट जो है ये ज़रा बाद में पेश कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जनता को जो एक चीज़ें ख्वाब जो दिखाने वाले लोग हैं वो ख्वाब दिखाएंगे, तो अब ख्वाब हो सकता है बजट में भी दिखाएं। तो लेकिन अब इसलिए ये गुजारिश की गई थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन से और आगे से इनको हरी झंडी मिल गई है, तो लेकिन गुजारिश अब यही की गई है कि ऐसी कोई चीज़ें इसमें ना हो कि चुनाव को इफेक्ट करें। चुनाव को इफेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि जी रोहित भाई। सर मैं तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आपका समय पूरा हो गया, घड़ी चल रही थी लगातार, आपने 1.5 मिनट में अपनी बात रखी है। एमएच खान, आपको लगता है कि बजट पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव है, नहीं तो जनता को बरगला लेंगे, रिटर्न गिफ्ट पहले दे देंगे फिर वोट ले लेंगे? नहीं, रिटर्न गिफ्ट जैसी बातें नहीं हैं और बजट को पेश होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव के बीच में बजट आना ये जरा सा ये लगता है कि लोग लुभावन बजट हो जाएगा। अगर सरकार का काम नहीं चल रहा है तो आंतरिक बजट ले आ सकते हैं। इसके पहले भी कई सरकारें अंतरिम बजट ले आई हैं, उस पर काम चला है। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है, बाकी बजट आ जाने में क्या दिक्कत है। अगर लोग लुभावन बजट आता है तो लोगों को ये मैसेज जाएगा कि हाँ आपने अभी आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें घी और क्या क्या कह दिया। कल चुनाव आयोग तो इस पर संज्ञान ही कुछ नहीं लेता है
क्या क्या लोग कह रहे हैं। कल लखनऊ में जो रोड शो हुआ है राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, आप देखिए अखबारों में झंडियां और पोस्टर पटे बड़े हैं, किसी पे चुनाव आयोग ने संज्ञान ही नहीं लिया। तो ये तो मखौल उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है। क्या करना चाहिए, बजट ले आए तो ठीक, नहीं ले आए तो ठीक। अब उनको लुभावन चीज लाना है तो लाएंगे ही, कौन मना कर रहा है। चुनाव आयोग कहाँ देख रहा है, किसी चीज को चुनाव आयोग गंभीरता से ले ही नहीं रहा। इस बार का चुनाव आयोग मुझे लगता है कि गंभीरता से कोई किसी मसले पर नहीं ले रहा है। कल लखनऊ में जो तमाशा हुआ है वो देख करके आप भी देखे होंगे, अखबारों में छपा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा झंडा बैनर। तो चुनाव आयोग बजट से क्या लेना देना। चुनाव आयोग ने कह दिया करिए बजट करिए, तो हमारे तो राय यही है कि अंतरिम बजट ले आए और इस पे लोक लुभावन चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे जनता किसी एक वर्ग के लिए प्रभावित हो सके। और देखिए अभी आप बजट घोषणा पत्र लाए हैं, उसमें कह रहे हैं। सर समय हो गया पूरा। हालांकि आपने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पे। मैं वापस आऊंगा अगले सवाल में, तब अपनी बात रखिएगा अगर अधूरी रह गई है तो। अभय दुबे साहब, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सख्त तरीके से ऐतराज जताया। आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा उत्तर प्रदेश में, और आप लोग समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि काम बोलता है। भाई जब काम बोल रहा है तो फिर इस बात का तनाव लेने की क्या जरूरत है कि बजट आ जा रहा है कि कल आ रहा है या परसों आएगा। आपका काम है, काम पे जनता वोट कर देगी। रोहित जी देखिए, 2012 में जब इन्हीं 5 राज्यों में असेंबली के इलेक्शन थे तब हम सरकार में थे और ये सब राजनीतिक दल प्रतिपक्ष में थे। उन प्रतिपक्ष के लोगों ने प्रणब मुखर्जी साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे कहा कि चूंकि 5 राज्यों के चुनाव है और महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए इस बजट को आपको अभी नहीं अनाउंस करना चाहिए। हमने सत्ता पक्ष ने उनकी मांगों को स्वीकार किया। नैतिकता के आधार पर इलेक्शन कमीशन भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हम 2012 का जो बजट था वो 14 मार्च को रेलवे का लेकर के आए और 16 मार्च को हमने मेन बजट प्रस्तुत किया। इलेक्शन कमीशन ने यही तो हमारी बात को स्वीकार करके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आप स्टेट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट नहीं करेंगे और उपलब्धियों का बखान नहीं करेंगे ताकि प्लेइंग लेवल फील्ड मिले और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम करा पाएं। मुझको आश्चर्य होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसने अभी एक कमेटी अपॉइंट की, शंकर आचार्य कमेटी, जो ये कह रही कि फाइनेंशियल ईयर को रिव्यू करो साहब, ये 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं होना चाहिए। उस कमेटी ने अपनी दिसंबर में रिपोर्ट दे दी और कहा कि हाँ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। अब अगला बजट ये कब पर प्रस्तुत करेंगे? अक्टूबर नवंबर में। तो मुझको आश्चर्य होता है कि इरादतन प्रीपोन किया क्योंकि चुनाव की प्रत्याशा में कि चुनाव में टेम्परेरी लाभ मिल सके इनको, क्योंकि हमने देखा है 2.5 साल में जो अनाउंसमेंट थे। सर समय हो गया। मैं इससे पहले विजय जी के पास जाऊं। प्रेम शुक्ला, आप जवाब देना चाहते हैं उनकी बात का? आप घड़ी हटा दे रहे हैं, बोलिए प्रेम शुक्ला। देखिए निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर जिस तरह से विपक्ष बारंबार प्रहार कर रहा है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग निर्वाचन आयोग पर प्रहार कर रहे हैं जो विपक्ष के तमाम जो है विरोध के बावजूद नवीन चावला को जिन लोगों ने निर्वाचन आयुक्त बनाया था इस देश में, कांग्रेस ने निर्वाचन आयुक्त के अधिकारों को लगातार कर्टेल करने की कोशिश पिछले 7 दशकों में की है। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ने कह रहा है कि भाई बजट पेश करने में कोई आपत्ति नहीं है, तो अभय दुबे क्यों आप भयभीत हो रहे हैं? सबसे बड़ा संकट इनका ये है कि बजट प्रीपोन होने से आपको पीड़ा क्या है? अगर जो है केंद्र सरकार, ये पहली दफा तो है नहीं कि 5 राज्यों के चुनाव जो है वो इस तरह से हो रहे हैं, तो इस पर आप चिंता क्यों कर, आप चीख क्यों रहे हैं? आप जरा संयम बनाए रखिए ना अभय जी, काहे चीख रहे हैं? आप राहुल गांधी के पतन के बाद इतने काहे बेकरार हुए जा रहे हैं? वो अखिलेश सिंह यादव की पूंछ बन गए हैं। अरे आप भारतीय जनता पार्टी, आपकी दुर्दशा है। आपने जिस तरह से इस देश का वित्तीय शोषण किया, जिस तरह से वित्तीय अपराध किए, जिस तरह से वित्तीय घोटाले किए, जिस तरह से सारा धन इटली भेज रहे थे, जो स्विस बैंकों को भर रहे थे, हम इस देश में आर्थिक नियमन करना चाह रहे हैं। और जब ये साफ तौर पर आप ही कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग कह रहा है कि कोई स्टेट स्पेसिफिक जो है आप किसी को लाभ नहीं पहुंचाएंगे, तो आप इंतजार कर लीजिए बजट का। पहले से सियापा तो इसलिए राज्यों के साथ तो अन्याय होगा ना प्रेम शुक्ला जी। एक काम यही तो बात अखिलेश यादव जी खड़ी कर रहे हैं। यही तो बात है सर, यही तो बात है। अगर कुछ मिल गया तो कहेंगे कि ये देखिए रिटर्न गिफ्ट पहले दे दिया, जैसे नावेद सिद्दीकी कह रहे थे।
नहीं मिला तो कहेंगे कि साहब हमें तो कुछ दिया नहीं, हमारे साथ धोखा कर दिया। विजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा, प्रेम शुक्ला ने, कि आर्थिक नियमन लाना चाहते हैं। ये कौन सा आर्थिक नियमन है जो मार्च में बजट होने पे नहीं हो सकता था और फरवरी में बजट होने पे हो जाएगा? इसके पीछे कोई तर्क है, कोई दलील है कि बजट क्यों प्रीपोन कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है, कि क्या ये सीज़न के बीच में आता है, क्या जो किसानों की हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको तो कहीं डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि अकाउंटिंग के बहुत नंबर है, दुनिया के हम आंकड़े अलग आते हैं, हमारे अलग आते हैं। कहीं ना कहीं इसको एक अलाइनमेंट करने की बात है, क्योंकि रिपोर्टिंग सिस्टम, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम में भी काफ़ी कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। मैं उससे हट के एक बात जो कहना चाहूँगा, जो बात मुद्दा रहा है कि देखिए, इस कंट्री का जो संविधान कहता है कि हमारी सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, हमें जनता की भलाई के लिए काम करना है। निश्चित रूप से अगर कोई भी सरकार होगी, बजट अगर लाएगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जनता की भलाई के लिए सामने रखेगी। अब भलाई की बात अगर वो नहीं करें, डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो बजट किस लिए? और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि आपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि आपने उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए या टैक्स कंसेशन दिए या कोई रिबेट दिया, कोई इंसेंटिव दिया। ये तो होता रहेगा इस देश में। लेकिन अगर मेरा ये मानना है सर कि अगर सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी ही से ये देश और राजनीति चलती तो धर्म और जाति के आधार पे टिकट क्यों बांटे गए? अगर इकोनॉमिक पॉलिसी ही इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है इस देश में, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इस बात को मानने को तो तैयार नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी के अलावा जितना टिकट वितरण होता है वो धर्म और जाति के आधार पे होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा जरूर उठाया गया है राजनीतिज्ञों द्वारा। तो मुझे ये लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, विरोध तो होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जनता के लिए, वेलफेयर के लिए अगर बजट नहीं है तो फिर बजट इस देश से खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, बोलिए नावेद सिद्दीकी। ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर होता ही नहीं है, जब टिकट बांटते हैं तब तो इकोनॉमिक फैक्टर दिखाई नहीं देता। विजय जी कह रहे हैं अब जब धर्म जाति के आधार पर टिकट बांट लेते हैं, धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने निकल पड़ते हैं, तब ये चिंता जताते हैं कि अरे इकोनॉमिक पॉलिसी का असर ना पड़ जाएगी। तो क्या ये दिखावा है सिर्फ? जी देखिए, ऐसा है, माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल फिर से ज्यादा चाहूंगा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, एक बार और सवाल अपना रिपीट कर दीजिए प्लीज। विजय जी ने कहा कि अगर राजनीतिक पार्टियां और वोट इस देश का इकोनॉमिक पॉलिसी से ही चलता तो फिर उम्मीदवारों के नाम उनकी जाति और धर्म देख के तय नहीं किए जाते। देखिए, ये जो अब जोड़ा जा रहा है, ये चीज जो आज आपका टॉपिक है बजट का, ये बहुत एक अच्छा विषय है और इस पे हम अभी आएंगे जो आपने सवाल किया है। लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि जनता बहुत होशियार है, हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की, हिंदुस्तान की जनता जो है, आवाम बहुत होशियार है। वो अच्छी तरह से जानती है कि ये बजट जो है, जो अब आने वाला है, ये बजट जनता के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें पूरा यकीन है आवाम के लिए सबसे अच्छा बजट इस वक्त होगा। और रोहित भाई, इसलिए होगा कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान का दिल भी कहा जाता है, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। और इसी बड़े सूबे से रास्ता निकल करके दिल्ली की तरफ जाता है और लोगों को अच्छी तरीके से ये मालूम है कि 14 के बाद दिल्ली में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, बंगाल, कलकत्ता और तमिलनाडु में क्या हुआ, कहाँ कहाँ, ये सारी चीजें ये लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश इस वक्त सबसे ज्यादा, ये 5 राज्यों में पंजाब, मिजोरम, जहां भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश पिक ऑफ द ग्रुप है इस वक्त। इन 5 राज्यों में पिक ऑफ द ग्रुप है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की तरफ सबसे ज्यादा फोकस है और ये मालूम है अच्छी तरीके से कि जनता को, आवाम को इस वक्त खुश करना है। जनता समझ गई है, लेकिन जनता को यह भी मालूम है कि इसके बाद जो बजट आएगा, जो चीजें अच्छी इसमें दी जाएंगी, वो उसमें कहीं ना कहीं वापस फिशिंग रॉड डाल करके वो मछली को पकड़ने का काम होगा और फिशिंग रॉड से वो मछली वापस खींच ली जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जनता अच्छी तरह से जानती है। तो ये बजट में ये हो सकता है सर, बजट में ये हो सकता है। नावेद साहब, बजट में फिशिंग रॉड हो सकती है, मैनिफेस्टो में नहीं होती, जिसमें हर चीज मुफ्त में देने का वादा किया जाता है। ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और फिर वही वादे 5 साल बाद दोबारा लिख दिए जाते हैं। सर नहीं, ऐसे भी कई मैनिफेस्टो पड़े हैं सामने आपके। दिल साफ है नहीं, अगर दिल साफ है नहीं तो जिनके मैनिफेस्टो की जो बजट लेके आ रहे हैं, इनसे पूछिए। इनके 91 से, अभी एक चैनल पे सर्वे था, उसमें 91 तक के इनके बजट निकाल लिए और वो सर्वे निकाल लिए, मैनिफेस्टो निकाल लिए। उस मैनिफेस्टो में साफ जो वादे थे वो बिल्कुल भी नहीं पूरे कर पाए।
है 70% तक, 60% तक वादे पूरे, 70% तक नहीं कर पाए, 30% इन्होंने किए, वो भी बहुत रोज झगड़ के। अब कहीं ना कहीं इनको मालूम है अच्छी तरीके से। आज ये जो इन्होंने मैनिफेस्टो पेश किया है, मैनिफेस्टो की बात आपने की, मैंने लैपटॉप बांटा, अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा, लैपटॉप से कम इतना तो सीख गए कि कॉपी पेस्ट करना आ गया। आज पूरा अपना मैनिफेस्टो उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। हमारे लैपटॉप से इतनी तो सीख ली भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह साहब ने, कि कम से कम कॉपी पेस्ट करना सीखे। मुद्दा ये है कहीं ना कहीं मुतासिर हुए अखिलेश मुद्दा ये है सर, बजट से ऐतराज ने किया, इसलिए मैंने मैनिफेस्टो की बात की। ठीक है, प्रेम शुक्ला आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। खान साहब उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। नहीं, आपके मैनिफेस्टो में लैपटॉप की बात की थी, 1 साल लैपटॉप बांटा, अगले साल का मेधावी छात्रों को देंगे, टैबलेट दिया ही नहीं, बेरोजगारी भत्ता 1 साल दिया, अगली साल बंद, क्या डिंपल को रिटर्न गिफ्ट कर दिया? छात्रों को आपने बता दिया कि हमने सवाल जो उन्होंने किया कि जातिवाद और जात के आधार पर जो जातिवाद और आपने छात्रों को तो बांटने की कोशिश की। कल लखनऊ में रैली की, आपने तीनों जो असेंबली सेगमेंट दिए वो सारे अल्पसंख्यक आपने सीटें, आपका नाम बहुत खूबसूरत है, राहुल और अखिलेश नाम के मुताबिक रहिए, लेकिन नफरत मत फैलाइए। जो यात्रा निकली, आपने कहा कि हमने छात्रों को जाति और धर्म के आधार पर लैपटॉप दिया। अल्पसंख्यक बहुत सीटों तक भी आप क्यों रहते हैं? आप छात्रों को हमने बांटने की कोशिश नहीं की, आप छात्रों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप छात्रों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ बांटना है, आप लोगों ने दीवार खड़ी करने के अलावा आप इतनी देर तक बात करते रहे। नावेद जी जरा सुन लीजिए, आप इतनी देर तक बात करते रहे, लेकिन आपसे अर्थशास्त्री ने बहुत सिंपल सवाल पूछा कि अब जाति और धर्म के आधार पर सुनिए ना, अच्छा सुन लीजिए ना, सामने वाले की बात सुनिए। अच्छा सुनिए ना, सुनिए आप दोनों, देखिए फिर जनता आपको क्या, अब आप दोनों तीसरे आदमी की बात सुनिए ना। डॉक्टर अमित खान, एक बात बताइए। रोहित जी, डॉक्टर अभय जी, नावेद साहब भी आप ही की बात रख रहे हैं ना, अलग से तो रख नहीं रहे कोई, आप दोनों का गठबंधन है सर, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखा जाए। हमारे दर्शक तो पहले ही सवाल उठाने लगे कि आपने एक गठबंधन के 2 लोग क्यों बुलाए हैं। बहरहाल आप दोनों अलग अलग पार्टी है, इसलिए आपको मैं निश्चित समय दूंगा आगे, लेकिन उसके पहले अहमद खान साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर, बजट अगर जनता के हित में आया तो जनता का भला, जी रोहित जी, जनता के खिलाफ आया तो भी जनता ही तय करेगी। नोटबंदी जनता को पसंद आई तो जनता उस हिसाब से वोट करेगी, ना पसंद रही तो उस हिसाब से वोट करेगी। इन चीजों को लेकर हम इतना हंगामा क्यों करते हैं? जी नहीं, हंगामा हम इन चीजों को लेकर नहीं करते हैं। जनता की जो परेशानी होती है, जिससे जनता परेशान होती है, किसान परेशान होता है, दिहाड़ी मजदूर परेशान होता है, जो जमीन पे आदमी सोता है, जिसके पास खाट नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उसकी हम बात करते हैं, उस पर हम परेशान होते हैं। देखिए, दोनों लोग बजट ले आए, कभी देखिए बजट ले आए तो उसका फंड कहां से आएगा, किस मद में आएगा, ये कहीं जिक्र नहीं है कि हम दूध घी देंगे तो कहां से देंगे, लैपटॉप दे रहे हैं तो कहां देंगे, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी खुद कहते हैं कि मैं एक स्कूल में गया, वहां 9 बच्चे थे, 9 बच्चों को देख के मैं परेशान हो गया। अरे आप 9 बच्चों को लैपटॉप देंगे, दूध बांटेंगे, घी बांटेंगे, घी आज हमको सही नहीं मिल रहा है तो बच्चों को कहां से घी सही मिल जाएगा। अब बजट में क्या प्रावधान किया है आपने? एकदम लोग लुभावन बातें करके जनता को गुमराह करते हैं। अभी अमित शाह जी का घोषणा पत्र आ गया, उसके आज ही आपके आदित्यनाथ जी ने जो MP हैं उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बन जाती है तो 1 साल के अंदर मंदिर बना देंगे हम। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट को भी धता बता रहे हैं ये लोग, तो ये क्या है? ये पोलराइजेशन नहीं है तो क्या है? जनता को बेवकूफ बनाने की बात है कि नहीं है? ये देखिए, बराबर ये लोग जो है बजट तो किनारे करिए, आप घोषणा पत्र किनारे करिए, बराबर लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पोलराइजेशन की बात करते हैं और जनता हित की बात करते ही नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है और इस देश में 29 राज्य हैं। उन 5 राज्यों के चुनाव की वजह से क्या देश के बाकी सारे राज्यों को, जो उससे 5 गुना हो जाते हैं गिनती में, नुकसान झेलना चाहिए? अभय जी, बहुत देर आप हाथ उठा रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं, बोल लीजिए पहले, फिर मैं विजय से कमेंट लूंगा। रोहित जी, देखिए, मैं इसका टेक्निकल जो कारण सरकार ने दिया है और मैं किसी हद तक उस बात पर सहमत भी हूं, लेकिन सरकार का कारण ठीक है, इरादा ठीक नहीं है। मूल रूप से बजट के 2 हिस्से होते हैं।
एक होता है फाइनेंस बिल, एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल। साधारण शब्दों में अगर समझे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा ये फाइनेंस बिल में तय होता है टैक्स स्ट्रक्चर से, और खर्च कैसे किया जाएगा ये एप्रोप्रिएशन बिल में होता है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जब एक बार बजट पास हो जाता है उसके बाद जो डिमांड फॉर ग्रांट है अलग अलग मिनिस्ट्री की वो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाती है, फिर वो आती है और फिर हम अप्रैल मई तक उसको एप्रोप्रिएशन बिल को पास करते हैं। और इन अप्रैल से लेकर खर्च करने के कानूनी अधिकार को वोट ऑन अकाउंट हमको करना पड़ता है। इस परेशानी से बचने के लिए हमने इसको प्रीपोन किया। बात टेक्निकली बिल्कुल ठीक है क्योंकि कई समय से ये बात चल रही है, मगर इरादा इसलिए ठीक नहीं है कि 4 बजट हो गए वित्त मंत्री जी, आपने यही वर्ष क्यों चुना? पहले भी तो इस पर आप लोगों ने डिस्कशन किया था और अब हमने इसीलिए ये ऑब्जेक्शन फाइल किया कि आपने हमसे जब आपत्ति ली थी 2012 में तो हमने उस बात को स्वीकार कर लिया था। यह बात बिल्कुल समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने एकदम ठीक कही। मैं सारे डिपार्टमेंट वाइज रोहित जी आउटकम बजट देख रहा था, चूंकि 17 का तो डिटेल ये डालते नहीं साइट पे, तो 16 में आपको आश्चर्य होगा कि 50-50% सिर्फ खर्च कर पाई है सरकार। क्यों? क्योंकि अलोकेशन तो हुआ है लेकिन मैचिंग ग्रांट स्टेट के पास नहीं थी, इसलिए कृषि मंत्रालय जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी डिमांड को क्रिएट करने वाला है, उसी में आप 49% टोटल मिलाकर खर्च किया है स्कीम्स में। तो जो स्टेट सेंट्रिक स्कीम्स हैं, अब आप ये बताइए क्या उत्तर प्रदेश के लिए सर्व शिक्षा अभियान का बढ़ा करके बजट नहीं देंगे? क्या आप इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर तो यही तो बात है, क्या रूरल डेवलपमेंट सर यही तो मेरा सवाल है, आप उसकी अचीवमेंट नहीं? अभय जी यही तो मेरा सवाल है। अच्छा ये होता रोहित जी, अच्छा ये होता कि सिर्फ 5, 7, 8 दिन आगे बढ़ा देते। जो 1 महीना पहले किया उसको 8 दिन आगे बढ़ाने में कुछ नहीं है। अभय जी आपने कहा जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने बढ़ा दिया था इनके कहने पर। विजय जी क्या लड़ाई इस बात की कि हमने तुम्हारे कहने पे किया था, तुम हमारे कहने पे क्यों नहीं कर रहे? और केवल इसीलिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है कि भाई हमने तुम्हारी मानी थी, तुम भी हमारी मानो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बजट कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, किस मौसम में आना चाहिए, किस मौसम में नहीं आना चाहिए। और इस देश में 12 महीने चुनाव तो होते रहते हैं, अरुण जेटली कह रहे हैं। देखिए बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 2 बातें मैं जो हमारे भी विपक्ष के साथी जो भाजपा के विपक्ष सत्ता जो विपक्ष क्षेत्र के विपक्षी लोग हैं उनकी मैं बात करना चाहता हूं। देखिए साहब यही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रदेश ऐसे हैं जो देश पे असर डालते हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये देश पे असर डालता है। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप यूपी की राजनीति करते हैं तो केवल उसी का असर देश पे, तमिलनाडु का असर नहीं है, मेघालय का असर नहीं है, सिक्किम का असर नहीं है, गोवा का असर नहीं है? असर तो सब डालते हैं सर, सब इस देश के हिस्से हैं, एक ज्यादा कोई कम थोड़े ना है। एक निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश हिला था, तो ये हम मान के चले कि सिर्फ राज्य नहीं, इवन एक घटना भी देश को हिला सकती है। मेरा सिर्फ ये मानना है, देखिए 130 करोड़ की आबादी है, जहां चुनाव हो रहे हैं वो करीब ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ लोग हैं। 100 करोड़ लोग अभी चुनाव क्षेत्र से बाहर हैं। रही बात ये कहने की, अभी जैसा कहा गया कि साहब सिर्फ 49% एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट हुआ, सरकार ने कोई काम नहीं किया। यही तो मुद्दा आप जनता के बीच में लेके जाइए कि देखिए ये सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, काम नहीं करती। आप ये आंकड़ा उठा के देखिए, आप जनता को एजुकेट करिए और सरकार को एक कटघरे में लाइए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि जनता सिर्फ लॉलीपॉप से ही डिसीजन लेगी, तो थोड़ी देर पहले आप ही लोग कह रहे थे कि इस देश की जनता समझदार है, किसी के बहकावे में नहीं आती है। तो जनता मानती है इस बात को कि बजट है, चुनावी लॉलीपॉप शायद दिए जाएंगे, लेकिन जनता क्या बिल्कुल उसके आधार पर डिसीजन लेगी? या अपना अनुभव है कि मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा, मेरे को पानी नहीं मिल रहा, मेरे को बिजली नहीं मिल रही, मेरे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, नोटबंदी का मेरे पे क्या असर है, क्या जनता ये सब नहीं देखेगी, सिर्फ बजट देख के डिसीजन लेगी? मुझे लगता है कि ये विपक्षी लोगों को बहुत अच्छा मौका है कि आप सरकार का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए और कहिए कि बजट के चक्कर में ना आए, ये लॉलीपॉप है, हकीकत देखिए और सोच समझ के जागरूक नागरिक की हैसियत से चुनाव करें। तो मेरे हिसाब से वो देश के लिए अच्छा है। और जहां तक बात है बजट की, तो साहब बजट का काम ही है लोगों का वेलफेयर बढ़ाना। अगर लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ाया गया तो कोई भी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, फिर उनका रोल क्या है? जनता तो चाहती है कि उनकी जो दिक्कतें हैं वो कम हो, उनको सुविधाएं मिले। और मुझे लगता है इसमें सरकार गलत नहीं है अगर वो 100 करोड़ लोगों के भले की बात कर रही है। सिर्फ 5 राज्यों के लिए या 30 करोड़ के चक्कर में 100 को भी भुगतना पड़े, मुझे लगता है कि हम जरूरत से ज्यादा इस बात को एग्जेजरेट कर रहे हैं।
पॉलिटिकल मुद्दा हम बनाएंगे क्योंकि हमारा काम है राजनीति, लेकिन राजनीति के साथ साथ अगर आप जनता को सही एजुकेशन दें, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में जागरूक करें, तो मुझे लगता है इस देश की जनता समझदार है, वो सोच समझ के वोट देगी। बताइए सर, अगर बजट से ही चुनाव जीते जाते होते, अगर बजट से चुनाव जीते जाते होते, अभय जी आप ही से पूछ रहा हूं, अगर बजट ही चुनाव जिताता, मैनिफेस्टो नहीं जिताते, आपके काम नहीं जिताते, आपकी योजनाएं नहीं जिताती, आपकी नीयत नहीं जिताती, केवल बजट जिता देते, कास्ट और रिलीजन तो 2014 में सर आप ही की सरकार वापस आ गई होती। फरवरी में आपने तो पेश कर दिया था ना अपना लेखा जोखा, अपनी तैयारी कि आप क्या करना चाहते हैं अकाउंट में। देखिए रोहित जी, प्रजातंत्री व्यवस्था में सब कुछ जीत हार पर ही निर्धारित नहीं होता है, नैतिक मूल्यों का एक महत्व होता है। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं। और सिर्फ इसी में नहीं, आप ये देखिए कि आरबीआई को कल बहुत सख्त पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जब उन्होंने कहा था कि जो लिमिट है लोगों के कैंडिडेट के खर्च करने की, वो 24,000 से 2 लाख रुपए सप्ताह कर दीजिए। आरबीआई ने कहा कि इस पर पुनर्विचार करिए, तो ईसी ने बहुत सख्ती से कहा कि ये अनिवार्य रूप से आपको करना चाहिए, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड, हमको फेयर इलेक्शन कराने के लिए ये तैयारी की आवश्यकता है। तो मुझको लगता है कि इलेक्शन कमीशन खबर बता देता हूं, जब आप यहां बैठे हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं, एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट भी हट गई है सर सबके लिए, आप खुला पैसा निकाल सकते हैं आपको जितना चाहिए हो। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सर इस बात पे ऐतराज नहीं किया कि भाई आप बजट इतनी तारीख को क्यों पेश कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि ऐतराज करने को तुक बनता है, या आप मानते हैं कि चुनाव आयोग या तो ना समझ है या जैसा सरकार चाहती है वैसा करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसमें साफ लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि 2009 में हमने राज्यों को हिदायत दी थी जनरल इलेक्शन में कि आप वोट ऑन अकाउंट लेकर आइए, पूरा बजट मत लेकर के आइए। मैं तो सरदाना साहब से ये आर्थिक विशेषज्ञ पूछना चाहता हूं कि जब शंकराचार्य कमेटी सरकार ने बनाई है और उसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में दे दी कि अगले साल का बजट आप 1 जनवरी से कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का लेकर आइए, तो बेहतर होता कि सरकार उसकी तैयारी करती। और अभी ये 1 महीना प्रीपोन करने की अपेक्षा 10-12 दिन ही का प्रश्न था, और ये तैयार, क्योंकि अगला बजट अगर आप लाते हैं उस शंकराचार्य कमेटी को मान करके, तो आपको अक्टूबर नवंबर में लाना होगा, तब क्या 6-7 महीनों का ये बजट आप प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इन गंभीर प्रश्नों को, इन गंभीर आर्थिक विषयों को सरकार को जिम्मेदारी से समझना चाहिए था। हम तो सकारात्मक सोच के साथ सरकार से निवेदन कर रहे थे, और आज भी गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, सिर्फ चुनाव की प्रत्याशा में ऐसे अनाउंसमेंट नहीं, जैसे एक बड़े उद्योगपति ने कहा है कि मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स। मोदी जी, सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, हम चाहते हैं कि वास्तविकता के धरातल पर काम हो और अच्छा काम हो। ठीक है, मैं आपका सवाल विजय जी से ले रहा हूं, करना चाहते, लेकिन सर हो गया ना, आपने मुद्दे की बात कही, आपने सवाल पूछ दिया। विजय जी आपके पास जवाब है? देखिए, निश्चित रूप से जो आपने कहा है कि कैलेंडर ईयर पे फाइनेंशियल ईयर डिपेंडेंट होना चाहिए, और ये एक्सपर्ट कमेटी ने भी कहा है, ये पूरी दुनिया में रहा है। अब ये बात है कि साहब कौन से साल से शुरू करें, इस साल करें, अगले साल करें, पोस्टपोन करें। अब एक सरकार ने एक इंटरिम फैसला लिया इन बिटवीन। आपकी बात सही है कि अगर हम उसका पोस्टमार्टम करें कि शायद इसको हम टाल सकते थे, अब ये हमारे सामने हकीकत है। हो सकता है कि ये चर्चा पार्लियामेंट में हो, क्योंकि आपको इसके अंदर भी कोई विधेयक पास करना होगा कि भाई कैसे फाइनेंशियल ईयर डिफाइन हो, और उसके बाद अगर आप इसमें दोबारा फैसला कर लें, तो मुझे लगता है सर ये 30 राज्यों में 5 राज्यों का चुनाव है, उसके बाद 25 बाकी हैं। और अगर हम मान लीजिए अक्टूबर में भी करते, फिर गुजरात के चुनाव आते, महाराष्ट्र के बाद जितने भी और राज्य हैं, कर्नाटक वगैरह में वहां भी चुनाव आते। तो मेरा ये कहना है कि सर ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी, इतना हम विचलित ना हो। इस देश की जनता समझदार है, आप लोग एजुकेट कर ही रहे हैं जनता को कि देखिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, और की जा रही कि सरकार ने प्रीपोन किया। सर मुझे लगता है कि ये डिसीजन पार्लियामेंट में आप ले सकते हैं बजट सेशन में कि अगली बार कब इसका निर्धारण होगा। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा, और मेन चुनाव तो 19 में है। प्रेम शुक्ला, दुनिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक साल मानती है। आप लोग कहते हैं नहीं जी, हमारा साल तो वित्तीय वर्ष, हमारा साल तो जो है वो विक्रमी संवत से शुरू होता है, अप्रैल में शुरू होता है। जब आपसे कहा गया कि भाई अप्रैल में मान लीजिए, तो आपने कहा नहीं हम तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलाएंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलाएंगे। तो आप भी सूटेबिलिटी के हिसाब से तय करते हैं कि चीजें, जहां जरूरत पड़े वहां सांस्कृतिक हो जाते हैं, और जहां जरूरत पड़े वहां पे अंग्रेजी हो जाते हैं। नहीं, राष्ट्र की सूटेबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है,
और मुझे लगता है राष्ट्र की सूटेबिलिटी की दृष्टि से ही ये किया जा रहा है। संकट यहां उत्पन्न हो रहा है कि आदरणीय मोदी जी बारंबार कह रहे हैं कि आप विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पर हम सर्वदलीय एक बैठक करें और विधानसभा लोकसभा चुनाव इकट्ठे करा लें, तो कांग्रेस उधर मौन साध जाती है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन तक जिस बजट को जो है पेश करने की अनुमति देता है, एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था के इस तरह के निर्णय पर भी अनावश्यक जो है उसको तूल देना, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, स्वायत्त संस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, सरकार के हर कामकाज पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, और जो अपनी गलतियां 22 राज्यों के हुए थे प्रेम शुक्ला जी, छिपाए रखना, अभी 2014 में 4 राज्य आ गए। ये बहुत अरे जरा तो मैंने कैसे आप पूरे अभी अभय जी बदतमीजी से बाज आए, कृपया बदतमीजी से बाज आए, जरा थोड़ा सा तहजीब दिखाएं, जरा तहजीब दिखाएं। मैंने आपको बहुत गंभीरता से ऐसे सुना शब्दों को है प्रयुक्त और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपके जो कर्णेंद्रियां हैं वो भी सक्रिय होगी। आपको श्री राहुल गांधी ने पप्पू सम्राट ने जो है सिर्फ जो है बकवास करने के लिए नहीं भेजा होगा, सिर्फ मैं तहजीब और सिखाएंगे। अपने पिता के सिर पर जूते मारने वाले अखिलेश सिंह यादव से सीखेंगे हम लोग। अपने पिताजी को जो है चाचा को अपमानित करने वाले से तहजीब सीखेंगे। बहुत अच्छा, थोड़ी तहजीब सर सुनिए ना, तहजीब तहजीब लोग सर वापस बजट पे आइए साक्षी महाराज को सिखा दीजिए। नावेद जी हम बजट पर ही चर्चा कर रहे हैं, वापस बजट पे आ जाए, साध्वी प्राची को सिखा दीजिए। नावेद सिद्दीकी प्लीज, तक को आपत्ति है, नावेद सिद्दीकी प्लीज, को आपत्ति है, आजम खान नावेद सिद्दीकी शुक्ला प्लीज प्लीज, जो कम्युनल आदमी है प्लीज वापस बजट पे आ जाए, से भी गया गुजरा आदमी है, या अगर सिखा रहा नहीं है तो मैं सर वापस बजट पे आ जाएं, वापस बजट पे आ जाएं। एमएच खान, मैं आप दोनों को रोकते हुए एमएच खान के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर एमएच खान, इन लोगों को आजम खान को जरा सिखाओ, सुप्रीम कोर्ट तक उसको जो है बदतमीज मानता है। सर प्लीज प्लीज सर प्लीज प्लीज डॉक्टर एमएच खान, बजट से चुनाव जीतती है क्या कोई पार्टियां? देखिए मैं ये कह, सर बजट से चुनाव जीतती है क्या पार्टियां? मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई आखिरी, देखिए नहीं मैं रोहित जी बाप से कह रहा हूं कि ये कोई पहला बजट नहीं है ना आखिरी बजट है। ये 5 साल की सरकार जो चली है समाजवादी पार्टी सरकार की, इन्होंने अपना काम कह रहे हैं मैं काम के दम पे दिखाऊंगा। इनके रिजीम में दंगे हुए, 500 से 300 से 400 दंगे हो गए, बलात्कार हुए, सारे काम इन्होंने, अब बीच में 2 साल के बाद इन्होंने काम शुरू किया, आधा अधूरा काम किया। और भारतीय जनता पार्टी भी 3 साल से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना काम जो वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए लाएंगे, वो भी नहीं लाई। उस चीज को खत्म करने के लिए नोटबंदी ले आए। तो ये दोनों पार्टियां, अब ये इनको लगा कि अब हमारा नैया पार नहीं होगी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर ली। अगर एक साथ ये इतना अच्छा काम किए थे तो समाज में इनको अपनी बात बतानी चाहिए थी और अकेले अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। तो ये लोग सब लोग फेल्योर हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो जुमलों की पार्टी है। ये बातें कुछ करती है, बातें कुछ घुमाती है। बजट तो ले आएगी, उसने कह दिया कि हम बजट ले आएंगे। तो अब बजट ले आएगी तो बजट पर चर्चा क्या किया जाए? बजट तो ले आना उनको है, चाहे लोक लुभावन ले आए, चाहे पूरा खजाना खोल दें, लेकिन बात में सत्यता नहीं होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। सर नहीं होगी तो फिर आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब आपको इतना भरोसा है, बजट में कुछ नहीं, जब आपको इतना भरोसा है कि ये फेल हो जाएंगे तो फिर क्यों इतने परेशान है कि बजट क्यों आ रहा है? हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं ये, हम तो कर ही नहीं रहे चिंता। हम जान रहे हैं कि ये लोग जिद पड़ रहे हैं, जिद अपनी कराएंगे। जनता 3 साल इनकी देख चुकी है, 5 साल इनका देख चुकी है। सर चिंता को करना है। सर चिंता तो कल दिख गई थी ना, जब राहुल अखिलेश का रोड शो खत्म होने से पहले मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई थी। चिंता दिख गई थी ना सर, जब मुख्तार अंसारी के ऊपर एक के बाद एक सवाल दागे गए थे और आपके पास तो जवाब नहीं था। धज्जियां उड़ रही थी। रोहित जी आप देखिए, चिंता इस बात पे कर रहा था कि चुनाव आयोग ने कल देखा, आप आज का अखबार लखनऊ को मंगा के देख लीजिए, सारे पोस्टर, सारे बैनर, सारे झंडे पटे पड़े हैं। चुनाव आयोग कहां था जब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर मैं मंदिर बना दूंगा? चुनाव आयोग कहां है? मैं पूछ रहा हूं, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चुनाव आयोग तो उस दिन भी नहीं देख रहा था जिस दिन आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 87 दलित, 88 मुसलमान, 99 SC, 102 ST, ये बता के जात धर्म और ये सब बता के नाम ऐलान कर रहे थे सर। चुनाव आयोग तो उस दिन भी नहीं देख रहा था। उस दिन आपको याद नहीं आया कि चुनाव आयोग भी इस देश में और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि जाति और धर्म के नाम पे टिकट नहीं बांटते हैं? उस दिन आपको याद नहीं आया था क्या? रोहित भाई तो आपने मुद्दा उठाया क्यों नहीं? रोहित भाई जब चुनाव आयोग नहीं देख रहा था तो आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? सर आपकी पार्टी से आप आ नहीं रहे थे क्योंकि आपके यहाँ परिवार की लड़ाई चल रही थी। नावेद सिद्दीकी, आपके लिए बैठना मुश्किल हो रहा था। आपको नहीं पता मुद्दा उठा था, बाकायदे बहस भी हुई थी टीवी पर
मुझे मत इस पे खींचिए सर। कहां इस चक्कर में पड़े कि हमने सवाल नहीं उठाया? सर हम तो रोज सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों को मौका कब मिल रहा है जवाब देने का, ये देखिए आप। नहीं, ये सवाल उठ चुका है, इस सवाल का जवाब भी दिया जा चुका है। हाँ, सवाल का जवाब दिया है, जवाब हो चुका है। हम लोग विकास वाले लोग हैं जनाब, डेवलपमेंट वाले लोग हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जवाब तो जनता देगी सर। जब डेवलपमेंट की बात की, नावेद सिद्दीकी, अगर आप लोगों ने डेवलपमेंट किया, मैंने पहला सवाल आपसे ही पूछा था, आपने डेवलपमेंट किया तो आपको क्यों डर लगता है कि भाई बजट आ जाएगा तो हमारा चुनाव मिस हो जाएगा, हार जाएंगे हम लोग? क्यों? जनता आपके काम को वोट देगी ना, काम बोलता है तो। इसलिए क्योंकि आपके सवाल में ही, हाँ काम बोलता है, लेकिन आपके सवाल में ही एक शब्द था जो आपने कहा था लॉलीपॉप। अब बताइए ये लॉलीपॉप आपने क्यों कहा? इसका मतलब कि आपको मालूम है कि काम बोलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दी जाती है। सर मैंने कहीं लॉलीपॉप नहीं बोला, आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही होगी बीच में। लॉलीपॉप आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं मिलने का, रिटर्न गिफ्ट और लॉलीपॉप का। मैं नहीं कर रहा हूं सर। देखिए खान साहब की बात सुन रहे थे आप बीच में। यहां मुझे अच्छी तरह से याद है, आपके किसी ने जिसने भी कहा हो, लेकिन आपके पैनलिस्ट ने लॉलीपॉप का जिक्र सर आपके किया मन है। में है ना लगातार लॉलीपॉप और रिटर्न गिफ्ट, आप शुरू से उसी के इर्द गिर्द हैं कि लॉलीपॉप और रिटर्न गिफ्ट। तो पूरी राजनीति जब उसी पे चल रही है सर देश की, तो आपकी गलती नहीं है आपके मन में लॉलीपॉप और रिटर्न गिफ्ट आ रहा है। इनका काम है लुभाना। मैं फिर वापस विजय जी लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं, समय खत्म होते हुए। लुभाना है, हमारा है काम। आपका काम है सर काम करना और जनता को ये यकीन दिलाना कि आपने काम किया तो वो आपको वोट दे दे। विजय जी, क्या बजट के दस्तावेज चुनाव जिताते हैं या पार्टियों के मैनिफेस्टो और उनके काम चुनाव जिताते हैं? देखिए, इस देश की जनता ने पिछले 70 साल में अनुभव किया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ लॉलीपॉप दे रही हैं, ये जनता जानती है। अब रही बात ये कि जनता आज डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है और ये कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप बहुत सारे चुनाव ऐसे देखेंगे कि जहां पे आपने बहुत अच्छे वादे किए लेकिन चुनाव हार गए। तो ये देश सुधर रहा है, ये देश की जनता जागरूक हो रही है। मेरा निवेदन है सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि आप डेवलपमेंट की अगर राजनीति कर रहे हैं या इकोनॉमिक पॉलिसी की राजनीति कर रहे हैं और अगर आपके ऑपोजिशन या रूलिंग पार्टी की खामियां हैं तो आप वो गिनाइए, जनता के सामने वो लेके जाइए कि देखिए इन्होंने वादा किया था, इनका मैनिफेस्टो ये था, ये इनकी पिछले साल की बजट घोषणाएं थी और इन्होंने कुछ नहीं किया। इस साल आप सचेत होइए और सोच समझ के वोट दीजिए। मेरे को लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कंज्यूमर एजुकेशन की हम जैसे बात करते हैं, इसी तरह वोटर एजुकेशन की बात करेंगी तो जिस तरह से हम आज बजट को लेकर चिंतित हैं, मेरे को लगता है आने वाले समय में यह चिंता अपने आप निराधार होगी। हाँ, कुछ इन्फ्लुएंस छोटे मोटे तबके को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज लिटरेसी लेवल जैसे जैसे इस देश का बढ़ेगा इस तरह की मुद्दे कम होंगे। और यही एक कारण है कि हम जब भी बात करते हैं इस देश में वोटर लिटरेसी की या चुनाव आयोग की तरफ से जो एजुकेशन की बात होती है, मेरे को लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए। और बजट या इस तरह के लॉलीपॉप या गिफ्ट देने से मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी बेवकूफ है कि वो, अगर ऐसा होता तो सर सारे ही वोट एक ही आदमी के पास जाते ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर भी बंटवारा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता को इतना आप अज्ञान ना समझें। ये देश बदल गया, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया भी बहुत रोल प्ले करेगा किसको क्या और कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि हम अपना सही पॉजिटिव अप्रोच लेके चले और बहुत कुछ सुधरेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। विजय जी ने जो बात कही है, लगता है उसके साथ हम बात खत्म कर देनी चाहिए, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता समझदार है और अगर वाकई जनता केवल ये देख के वोट देती कि कौन क्या दे रहा है तो सच में सब वोट एक ही के पास चले जाते हैं जो सबसे ज़्यादा मुफ्त की चीज़ें दे रहा होता है। फिर भी वोटों का बंटवारा होता है, यानी कि जनता को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए।